मी विनंती करतो पद्मश्री अरुणिमा सिन्हा यांना की या पुरस्कार सोहळ्यानिमित्त त्यांनी आपले मनोगत व्यक्त करावे. पद्मश्री अरुणिमा सिन्हा. आदरणीय गुरुजी प्रणाम. मंच पे उपस्थित अतिथिगण और मंच पे उपस्थित अन्य आप सभी को मेरा नमस्कार और आप सबको मेरा नमस्कार. कोई आज परम पूजनीय गुरुजी पुरस्कार मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है ये, क्योंकि जैसे ये सम्मान का ऑफर आया था वैसे ही मुझे पद्मश्री के लिए दिया गया. तो अभी आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा मतलब रहा होगा मेरे लिए. खैर, मैं पूरा तो नहीं समझ पा रही थी मराठी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत समझ रही थी. जो ये जन कल्याण समिति है, जो जो काम करती, सही मायने में यही धर्म है. अलग से सारी जो अगर हम किसी चीज को लेके बैठे कि नहीं वो धर्म है वो धर्म नहीं, सही मायने में जिसे स्वामी जी ने कहा, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि मैं ऐसे ऐसे उसकी पूजा करता हूँ जिसको हम मूर्ख लोग इंसान कहते हैं, उसकी जिसकी सेवा मैं उसकी करता हूँ जो हम लोग उसको इंसान कहते हैं. वाकई में सबसे बड़ा काम तो यही है जो जन कल्याण समिति करता है. खैर, सबसे पहली बात मैं आप लोग से पहले ही माफी मांग रही हूँ अगर कुछ भी गलत होता है, क्योंकि मैं प्रोफेशनल स्पीकर नहीं हूँ. कुछ भी गलत होता है तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा. मैं छोटी हूँ भी बहुत, इसलिए. और अनुभव तो बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा. मैं कुछ चीजें सिर्फ आपको बताऊंगी जहां जितने यूथ यहाँ पे बैठे हैं. देखिए, किसी भी चीज के लिए, किसी कुछ भी पाने के लिए, जैसे मैंने एवरेस्ट का प्लान किया था, अगर सिर्फ पॉजिटिव बोलने से कुछ नहीं होता. पॉजिटिव प्लस एक्शन बराबर रिजल्ट. अगर आपको कुछ पाना है तो आपको प्लान करना पड़ेगा, फिर उसके बाद उस पर एक्शन, फिर रिजल्ट उसका अपने आप आएगा. दूसरी चीज, जब भी कुछ आप अच्छा करने के लिए सोचते हैं अपने दिमाग में, हर समय कुछ लोग ऐसे भी आपके आसपास ऐसे होते हैं जो खींच के लोग आपको अपने बराबर लाके खड़ा करते हैं. जब आपकी बहुत ज्यादा आलोचना होने लगे, बहुत कमेंट्स आने लगे कि अरे ये तो पागल है, बहुत बड़े बड़े बातें करती है, बहुत बड़ा बड़ा गोल रखती है, आप तब ये जो आलोचनाएं हैं उसको एक कहते हैं ना कि एक चैलेंज के रूप में लीजिए. जब आप चैलेंज के रूप में लेंगे तब आप उससे जुड़ पाते हैं. तीसरी चीज, जो जिंदगी में ऐसे जीना कोई वो नहीं है कि जनरली हम जॉब कर लिए या फिर कमाया खाया और खत्म. ये नहीं होना चाहिए. ये होना चाहिए कि आप जब कभी भी, कुछ नहीं हो अगर आपके पास, लेकिन जब कभी भी खड़े हो, अपने आप को माहौल उस तरीके से तैयार होने लगे कि लोग आपको देख के इंस्पायर होना शुरू हो जाए. ये चीजें अपने अंदर लेके आने, इतना ज्यादा अपने अंदर, इतने किसी भी चीज के लिए अपने गोल के प्रति इतना कॉन्संट्रेटेड होना चाहिए. जैसे मैंने किया था, मुझे तो लोगों ने पागल बोलना शुरू कर दिया था. मेरा मानना, हाँ मैं पागल हूं. जब लोग मुझे पागल, जब मैं मेरे गोल के प्रति अगर लोग मुझे पागल बोलते हैं तो मैं हूं पागल. और सीधी सी बात मैं ये भी मानती हूँ कि जब आपके गोल के प्रति लोग आपको पागल बोलना शुरू कर दें, तब आप ये समझ लीजिए कि आपका गोल बहुत करीब है आपके. और खास करके मैं युवा वर्ग के लिए बोलूंगी कि हम युवा वर्ग ये सोचते हैं कि हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचे, लेकिन मेरा मानना है कि सबसे बड़ी त्रासदी तो ये है कि हमारे पास कोई लक्ष्य ही नहीं होता पहुंचने के लिए. हम सब आज इस हॉल में एक प्रॉमिस लेते हैं गुरुजी के सामने की पहले, सबसे पहली चीज अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करेंगे और उस पर इतना फोकस करेंगे कि ऊपर वाला भी देने में मजबूर हो जाए. कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कोई एक्स्ट्रा विल पावर नहीं होता. ये सिर्फ हम बनाते हैं. क्या ऊपर वाला किसी को कुछ कम देता है? नहीं, सबको कुछ ना कुछ देता जरूर है. हर कोई क्वालिटी इंसान के अंदर देता है. फर्क सिर्फ इतना होता है, पहचानता कौन है. जिस दिन वो अपने अंदर का विल पावर, अपने अंदर का वो जो पावर है
जो अलग से कुछ कर गुजरने की ताकत है या कुछ जो क्वालिटी है, अगर उसको हम पहचान गए, हम उस भीड़ से अलग हो जाते हैं और लोग हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहने लगते हैं। बस, और कुछ भी मैंने अलग से कुछ नहीं किया था। मैं जिद्दी हूँ, सीधी सी बात है। हाँ, मैं अपने गोल के प्रति जिद्दी हूँ और मुझे लगता है कि कोई बुरा नहीं है अगर अपने गोल के प्रति आप जिद्दी हैं, कोई बुराई नहीं है। और सीधी सी बात है, जब तक आप रिस्क, बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं अरुणिमा तूने पैर कटने के बाद एवरेस्ट ही क्यों प्लान किया? सीधी सी बात लोग मुझसे पूछ लेते हैं कभी कभी। मेरा मानना कि जिसने आज तक अपनी जिंदगी में रिस्क नहीं लिया, सबसे बड़ा रिस्क तो यही है। रिस्क तो वो भी होता है कि हम गिरते हैं सीढ़ियों से और मर जाते हैं, एक वो रिस्क है। अब ये हम पर होता है कि हम वहां मरना पसंद करते हैं या फिर वहां पे। रही बात, मेरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो चुका था। रेलवे ट्रैक पे जब फर्स्ट टाइम मुझे धक्का दिया गया था, कंपार्टमेंट में मैंने जब वो सब सारा के सारे लूट पाट करे तो मैंने मना किया कि मैं अपना गोल्ड चेन नहीं दूंगी और आप क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने चलती ट्रेन से मुझे उठा के बाहर कर दिया। 4-5 लोग थे। दुर्भाग्य ये था कि उसी समय दूसरी ट्रैक से ट्रेन आई और कहीं कहीं ट्रेन इतनी करीब से चलती है कि मैं इंजन में डिब्बे में टकराई, फिर नीचे गिरी। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि मेरा पैर कट चुका है। जब दोनों ट्रेनें निकल गई, मैंने हाथ रख के उठने की कोशिश की तो मैं उठ भी नहीं पा रही थी। कुछ देर बाद थाई को उठा के देखा तो पैर कट चुका था, ब्लड फोर्सफुली निकल रहा था। तब लगा कि मैं नहीं चल सकती। दोनों हाथों में पत्थर ऐसे हाथों में लेके पूरी रात मैंने उस दर्द को निकाला। लेकिन एक उम्मीद जरूर थी। उस समय में मेरा ब्रेन कॉन्शियस काम कर रहा था, तब भी मुझे उम्मीद थी कि ये काली रात है, इसके बाद सवेरा आने ही वाला है। पूरे टाइम मैं जब पड़ी रही वहां पे, यहाँ तक कि ट्रेन जाती थी तो लोग टॉयलेट करते थे तो साइड में पड़ते, हाथ भी फ्रैक्चर था, मैं पहुंच भी नहीं सकती थी। पूरे टाइम पड़े थे। वाकई में मैं जो अंदर से सोच रही थी वही हुआ। सुबह गांव वाले ने मुझे उठाया, एक नई सुबह के साथ, गोल्डन सुबह के साथ में ले जाके मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया। सारी चीजें हो रही। तो एक प्लेयर होने की वजह से अच्छा ट्रीटमेंट मिलना शुरू हुआ था। बाद में जब वही सेम चीज, मतलब कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना है कि वहां पे जब मैं बची, तुरंत पॉजिटिव में मैंने सोचा। मेरे भाई साहब ने बताया कि उन्होंने भी कहा और हमारे भी दिमाग में ये चीज है कि अगर ऊपर वाले ने मुझे बचाया है तो कुछ न कुछ इतिहास रचने के लिए ही बचाया है। दूसरी चीज, मेरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो चुका था। कि जब मैं रेलवे ट्रैक पे 7 घंटे पड़ी थी, महिला आयोग ने जब रिपोर्ट मांगा है तो पता चला कि 49 ट्रेन अप डाउन हुई। 49 ट्रेन 7 घंटे। सीधी सी बात है, अगर ऊपर वाले ने बचाया है तो कुछ ना कुछ इतिहास तो रचना ही है, नहीं तो जनरली लोग बचते ही नहीं हैं। फाइनली वो दिमाग में, वाकई में, मतलब कि कहने का सिर्फ मैं बता रही हूँ चीजों की पॉजिटिव तरीके से मैं सोच रही थी तो सारी परिस्थितियां आपके हक में आने लगती हैं, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं बॉडी हमारा उसी तरीके से काम करना शुरू करता है। आपके आसपास माहौल उसी तरीके से बनना शुरू होने लगेंगे। मैंने प्लान किया कि हाँ मुझे ये काम करना है, मॉनिटरिंग करना है। सिचुएशन अपने आप आने लगा। रास्ते तो खुद ब खुद बनते चले जाते हैं अगर आप अपने गोल के प्रति ईमानदार हैं। अगर ईमानदार नहीं है, आपके पास बहाने इतने सारे। एवरेस्ट में मैं थोड़ा सा बताऊंगी क्योंकि बहुत आप लोगों ने सुना होगा, उस वीडियो में भी सुना होगा। एवरेस्ट जब हिलेरी स्टेप पे मैं पहुंची थी, मेरे शेरपा ने मुझसे पीछे से बोला कि अरुणिमा वापस चलो। मैं एवरेस्ट हिलेरी स्टेप के बाद एवरेस्ट समिट है, थोड़ा चलना पड़ता है, उसके बाद एवरेस्ट समिट है। आप अपने गोल के इतने करीब हो, अगर आपसे कोई ये बोले कि वापस चलो, आप सिर्फ एक महसूस कर सकते हैं कि उसके मन में क्या आएगा कि क्या मैंने तो यही बोला कि क्या बात कर रहे हैं आप, क्यों वापस जाओ। उन्होंने बोला जिंदगी रही दोबारा ट्राई करना। मैंने बोला अगर मैंने एवरेस्ट सबमिट नहीं किया तो शायद मेरी जिंदगी ना रहे। फाइनली मैं बोला कि ऑक्सीजन तुम्हारा खत्म हो रहा है अरुणिमा, वापस चलो, दोबारा ट्राई करना। दोबारा मतलब वो मुझे कन्विंस करता, मैं उसको एक दूसरे को हम कन्विंस कर रहे थे। कभी कभी मैडम बछेंद्री पाल ने मुझे बताया था, मेरी माँ ने मुझे बताया था
कि अरुणिमा कभी कभी पल ऐसे आते हैं कि जब तुम्हारे आसपास कोई और नहीं होगा फैसला लेने वाला, डिसीजन सिर्फ तुम्हें लेना होगा। जहां पर भी खड़े होना वहां पर खड़े होके ये सोचना और हल्का सा पीछे मुड़कर देखना, सोचना कि एक एक कदम चलकर तुम यहाँ तक आई, अपना सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाना, देखना कुछ देर बाद तुम अपने टॉप पर होगी। मैंने शेरपा से यही बात बोला कि ठीक है आप जाना चाहते, वो बार बार मुझे बोल रहा था कि तुम मरना चाहती हो तो तुम मरो, मैं जा रहा हूँ, ऐसे बोल रहा था वो। लास्ट में मैंने डिसीजन लिया, क्योंकि डिसीजन सिर्फ आपको लेना होता है। डिसीजन लिया मैंने कि ठीक है आप जाना चाहते हो तो जाओ, नहीं जाना चाहते हो मत जाओ। मेरे पास इतना ऑक्सीजन है कि मैं अपने देश का तिरंगा लगाऊं, ये रिकॉर्ड इंडिया के नाम और अपना पूरी ईमानदारी के साथ एक कदम आगे बढ़ाया था। करीब 2 घंटे बाद मैं एवरेस्ट टॉप पे थी। आप उस फीलिंग्स को तो मैं कभी एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती कि क्या फीलिंग्स थी मुझे उस टॉप पे, कभी नहीं बता सकते हम किस तरीके से मैं करूं, मुझे भी नहीं पता होता। लेकिन सच बताऊं, दोनों हाथ ऊपर करके, मेरा ऐसे हाथ ऊपर करके चिल्लाने का मन कर रहा था कि इतनी जोर से चिल्लाऊं, इतनी जोर से चिल्लाऊं कि सबको बता दूं कि मैं आज टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूं। उन लोगों को बता दूं जो लोग ये सोचते हैं, महिला, विकलांग, मिडिल क्लास फैमिली, जो लोग ये सोचते हैं कि जिंदगी में कुछ एक काम किया फिर फ्लॉप हुई तो दोबारा ट्राई नहीं करते, मैं उनको चिल्ला चिल्ला कर बताना चाहती थी। उस एवरेस्ट टॉप से प्रॉपर मास्क उतारा और चिल्लाना शुरू किया। शेरपा मुझे बोल रहा पागल हो गई है, पागल हो गई है, ये तो हाई एल्टीट्यूड का असर हो चुका है। वो बोलना शुरू किया उसने, क्योंकि शायद वो नहीं समझ पा रहा था, क्योंकि मेरी इतनी आलोचनाएं हुई थी। मुझे ही बोल दिया गया था कि अरुणिमा सुसाइड करने गई थी, टिकट नहीं था, दुनिया भर की चीजें। जिस 21वीं सदी में नॉर्मल लड़की को जीना इतना मुश्किल होता है तो विकलांगता के साथ अंदाजा लगा सकते हैं आप, बहुत मुश्किल होता है जिंदगी जीना। और जो प्रॉपर 23 साल तक नॉर्मल हो, एक बैग उसके शरीर का एक अंग कट जाए, उसकी मनोदशा क्या होगी ये सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है। फाइनली जब मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे थी तो मेरे दिमाग में वही चीजें चल रही थी। मैंने सबसे पहले उन लोगों को धन्यवाद बोला जिन जिन लोगों ने मेरी आलोचना की थी। शायद अगर वो मेरी आलोचना नहीं करते मैं कभी समझ ही नहीं पाती कि हाँ मुझ में वो क्वालिटी है। मैंने वो रॉबर जो मुझे बाहर फेंक दिए थे उठा के, मैंने उनको वहीं ऊपर वाले से बोला कि हे भगवान, स्वामी विवेकानंद, माँ शारदा और भगवान परमहंस की फोटो जो मैंने वहां पर रखी, मैंने उनसे भी बोला कि भगवान जिस तरीके से उनको क्राइम के प्रति अगर आपने जुनून दिया है वही जुनून किसी अच्छे काम के लिए दीजिए तो आज वो मेरी तरह पूरी दुनिया में जाने जाएंगे। फाइनली सब करा के फोटोज खिंचवाया, एक वीडियो भी बनाया मैंने वहां पर। शेरपा से मैंने जब बोला कि फोटो खींच लो तो पहले तो वो गुस्से में हुआ कि क्यों फोटो खींचने की, तुझे वही चिल्लाना शुरू कि मरने का शौक है तो मर जा, ये है वो, दोनों बोला उसने। लेकिन फिर भी किसी तरीके से उसने फोटो में 4-5 पेयर बैटरी, 2 डिस्पोजल कैमरा, एक नॉर्मल कैमरा रख के लेके गए थे। जब मैंने निकालना शुरू किया जेब से तो वो एकदम सरप्राइज था कि ये इतने सारे बैटरी क्या करने लेके आई है ये। लेकिन मुझे लगा कि शायद बैटरी अगर काम नहीं करेगी तो दूसरी काम करेगी। प्रॉपर प्लानिंग से गए थे। फोटो खींचा उसने। जब मैंने उसको बोला कि वीडियो बना लो, वो इतने गुस्से में था कि खींच के मुझे एक थप्पड़ मारता हुआ, इतने ज्यादा गुस्से में था वो। लेकिन फिर कैमरा पटक दिया उसने। लेकिन फिर भी मैंने बोला कि नहीं बनाओ, कैमरा उठा के और बोला। शायद आप लोग भी सोचे कि वाकई में इस लड़की को 8,848 मीटर की हाइट पे वीडियो बनाने की क्या सोची, क्योंकि कहीं ना कहीं से मेरे दिमाग में ये बात आ चुका था, मेरे मन में आ चुका था कि शायद मैं जिंदा वापस ना जाऊं। क्योंकि मैं एवरेस्ट के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानती थी कि 8848 की हाइट पे ऑक्सीजन नहीं मिल सकता, तो शायद मैं जिंदा ना जाऊं। मैंने उसी वक्त शेरपा को फिर से कैमरा ऑन करते वक्त दिया और बोला कि ये वीडियो बनाओ, अगर मैं जिंदा नहीं जाती तो ये वीडियो मेरे इंडिया पहुंचा देना, यूथ तक चला जाएगा। क्योंकि मैं चाहती थी कि 11 अप्रैल 2011 को मेरा एक्सीडेंट हुआ और 21 मई 2013 10:55 सुबह की मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे थी। ऑलमोस्ट 2 साल के अंदर। कैसे? क्योंकि कभी भी मैंने पैरों से नहीं चला था, हमेशा अपने दिमाग से और दिल से काम किया था। जब आप कोई भी गोल, आपका दिल दिमाग पूरी तरीके से आपको एकदम जबरदस्त पकड़ होती है उस पर,
आप खुद चाह कर भी उस रास्ते से नहीं हट सकते। पूरी दुनिया एक तरफ होगी और आप खुद अकेले होंगे, और बाद में परिस्थिति ऐसी होगी कि सारे लोग आपके साथ आना शुरू हो जाएंगे। ये कोई किताब की बातें नहीं है, एक एक पल वो जिंदगी मैंने जी है, एक एक पल वो जिंदगी मैंने जी है, इसलिए मैं वो चीजें बता रही हूँ। और इसलिए बता रही हूँ, मैं आप सबको भी ये चीजें बोलती हूँ कि अगर आपकी जिंदगी का एक पल भी किसी के साथ शेयर करने से शायद उसकी जिंदगी बदल जाए, ये रीजन है मैं शेयर करती हूँ कि मेरे एक पल से शेयर करने से शायद किसी की जिंदगी बदल जाए, उसके जिंदगी में कुछ बदलाव आए। इसलिए आप कभी भी आपकी जिंदगी में भी अगर कुछ है तो जरूर शेयर करिए, अपने जो आपके कलीग्स हैं या आसपास जो लोगों से शेयर करिए, जो बहुत प्रॉब्लम में हैं उनके साथ शेयर करिए और बताइए कि कैसे आपने कुछ अचीव किया, तो उनकी जिंदगी भी कुछ बदल सकती है। यही रीजन है मेरा शेयर करने का। खैर, बाकी एक लक्ष्य पाने के बाद कभी बैठना नहीं चाहिए। मैंने भी और भी छोटे छोटे मैंने टारगेट्स लिए हैं। वर्ल्ड के जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 हाईएस्ट पीक, 7 महाद्वीप है, उसमें से 3 तो मेरा समिट हो गया है, एशिया, एवरेस्ट, यूरोप, एल्ब्रुस एंड अफ्रीका। अभी मेरा नेक्स्ट पीक के लिए वीजा लगाया है, अगर आ जाता है तो मैं नेक्स्ट पीक ऑस्ट्रेलिया भी जा रही हूँ। बस आप लोगों की गुड विशेस चाहिए कि मैं कर पाऊँ। एक सच्चा अचीवर वही है जो खुद अचीव करके उसका फर्ज बनता है कि वो फिर अपने देश को वापस करे। इसीलिए मैं खुद एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी बना रही हूँ, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। अभी तक मैंने मतलब 2013 से जब से प्लान मेरा हुआ, अभी तक मैंने पूरे जितनी मुझे प्राइज मनी मिली, जो भी मिली, पूरी 20 बीघा मैंने लैंड खरीदी है। मेरे खुद के जो रिश्तेदार हैं वो सब मुझे बोलते तू अरुणिमा पागल है क्या, क्योंकि तुझे इतने पैसे मिलते हैं, तू चाहे तो घर बना ले अपना, तू रेंट पे रहती है। लेकिन मैंने खुद से संकल्प लिया कि जब तक मैं वो एकेडमी बना नहीं लूंगी, अपनी जैसी और अरुणिमा देश को दे नहीं दूंगी, तब तक अपना घर नहीं बनाऊंगी। बस, और कुछ खास नहीं, क्योंकि मुझे लगता है अगर मुझे मेरे देश ने ये मौका मुझे दिया है, ये पल अगर मुझे मिला है, क्योंकि किसी खास ऊपर वाला चुनता है, अगर वो मौका मिला है तो उस मौके को कभी हम जाने नहीं देंगे, क्योंकि लाइफ पे गोल्ड चांस कभी कभी मिलते हैं। ये आप पे ऊपर होता है कि आप उसको छोड़ देते हैं कि पकड़ के रखते हैं। तो मैं उस गोल्ड चांस को नहीं खोना चाहती। That's all। और एक 4 लाइन की पंक्ति आप लोगों के बीच में बोलेंगे, अभी तो आपने वहां सुना ही, एक दूसरी बोलेंगे, शायद मैं भूल गई। एक्चुअली इतना होपलेस हो जाता है मैं कभी कभी, क्योंकि मैं प्रोफेशनल स्पीकर नहीं हूँ, इसलिए। ओके, रहने दे आसमां, रहने दे आसमां जमी की तलाश कर, रहने दे आसमां जमी की तलाश कर, सब कुछ यही है कहीं और ना तलाश कर, जीने के लिए एक कमी की तलाश कर। थैंक यू सो मच।